चलिए दोस्तों, ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद है, ये चैप्टर 1 है। अब समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यूरोप क्या है। तो यूरोप क्या है, तो देखिए, ये मान के चलते हैं, हम एक मैप ले लेते हैं कि ये अपना एक पृथ्वी है। तो आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वास्तव में ये गोल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत चिपटा उपटा बनाया है। तो आपको ये समझना भी यूरोप क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। अब महाद्वीप क्या है, यानी इस तरह के 7 गोले हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और एक कटा कटा हुआ है 7, यानी 7 गोले पर ही जो लोग होते हैं वो लोग वास करते हैं, इसी के अंदर देश आते हैं। तो महाद्वीप ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि महाद्वीप के अंदर ही बहुत सारे देश को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूरोप, और एशिया को हम काफ़ी रखेंगे, इसका नाम यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये कटा कटा हुआ है, अंटार्कटिका है, और ये उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिण अमेरिका है। अब आता है यूरोप। तो अब जितने भी हमारे अंग्रेज लोग हुए, यानी जितने भी अंग्रेज हैं जिन्होंने भारत पर शासन किया है, यहाँ पर अधिकार किया है, तो वह सभी लोग यूरोप से ही आए थे। ऐसे में जैसे में हो गया इंग्लैंड, हो गया फ्रांस, हो गया जर्मनी, हो गए, ये सारे जो हैं यूरोपियन, जो यूरोप के हैं, यूरोप से ही निवास करने वाले हैं। अब बात ये आया कि यूरोप जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इससे आपको यह पता चलेगा कि अब जो भी घटना होगी इसका भारत से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे में इंडिया जो है, इंडिया किस महाद्वीप में आता है, एशिया में आता है, और यूरोप अलग है। तो अब कोई भी घटना होगा तो हम ओवरऑल यही समझेंगे कि ये यूरोप में हुआ है, जबकि भारत से इसका कोई संबंध नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, यानी राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो गया, यानी कोई भी क्षेत्र हो गया जहाँ पर बहुत तरह के समाज के लोग रहते हैं, संस्कृति के लोग रहते हैं, जब उन लोगों में एकता आता है, यानी जितने भी लोग होते हैं ओवरऑल उन लोगों में एकता की भावना का विकास होता है, तो उसे हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। या हम अपने दूसरे शब्दों में भी बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी जनता होती है, जब उन्हें अपने देश या राष्ट्र से प्रेम होने लगता है, यानी कोई भी क्षेत्र होगा, कोई भी सीमा के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जब उनमें अपने देश से प्रेम होने लगता है, तो उसे हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। अब बात आया कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कब से हुई है। अब इसको समझेंगे। उत्पत्ति का समझ सकते हैं, इंग्लिश में हम इसको टाइम भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का टाइमिंग क्या रहा। तो देखिए, राष्ट्रवाद जो है, अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि राष्ट्रवाद में क्या होता है। एक तरह से देखा जाए तो सब जितने भी आम पब्लिक होती है, नागरिक होती है, तो उन्हें देश से प्रेम होने लगता है। तो इसकी टाइम की अगर बात करें तो पुनः जागरण काल। तो देखिए, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, यह पुनः जागरण काल के समय में ही, यानी 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो पुनरुद्धार जो कहें तो 19वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। यानी राष्ट्रवाद की भावना जो है 15वीं शताब्दी में स्टार्ट तो हुआ, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा पुनरुद्धार जो है 19वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ, अब इसको समझेंगे। तो अर्थात जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, या नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इतना समझ लीजिए कि पहले हमने क्या समझा, राष्ट्रवाद क्या है, उसका टाइमिंग क्या है। 15 में स्टार्ट हुआ, 19वीं शताब्दी में फिर उसका उद्धार हुआ। उसके बाद समझिए किसके आक्रमण से हुआ, तो यह नेपोलियन के आक्रमण से हुआ। अब बात आया कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है फ्रांस से ही शुरू हुई थी। तो फ्रांस से क्यों हुई थी, फ्रांस की उस समय कंडीशन क्या रही हुई, उस कंडीशन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, तो फ्रांस की कंडीशन समझते हैं क्या था। तो फ्रांस की कंडीशन में देखिए, तो यहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन था, यहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन था। अब वहाँ का राजा लुई 16वां था, यानी लुई 16वां था जो तानाशाही था। यानी कहने का मतलब क्या है, जो वहाँ का राजा था वो बहुत
बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो दुराचारी था, बेकार था, कोई भी काम जनता के पक्ष में नहीं करना चाहता था। सारा पावर जो होता था राजा के हाथों में होता था। कंडीशन में बताना है कि सारा जो पावर होता था वो राजा के हाथों में होता था। उसके बाद है नागरिकों को समान अधिकार नहीं था, यानी जो भी नागरिक होते थे फ्रांस में जो होते थे उन्हें नागरिकता नहीं थी, यानी उन्हें उनके साथ मतलब नागरिकता का कोई भी अधिकार उनके पास नहीं था। राजवंशीय झंडा था, यानी कोई भी राष्ट्र के लिए झंडा नहीं था, राजवंशीय यानी राजाओं का जो झंडा होता था वो था। अब ये बात समझते हैं तो हमने क्या देखा, सबसे पहले राष्ट्रवाद समझ गए, देश से प्रेम हुआ, उसका टाइमिंग जान गए, 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी है। उसके बाद जान गए कंडीशन क्या था फ्रांस का, तो ये सारी कंडीशन थी। उसके बाद अब पढ़ेंगे कि नेपोलियन ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था 1789 क्रांति में, उसने क्या योगदान दिया है, यानी नेपोलियन ने क्या महत्वपूर्ण योगदान किया। तो सबसे पहले काम तो इन्होंने यही किया था कि बुर्गो राजवंश के शासन को समाप्त किया। उसके बाद है सारा पावर जो राजा के हाथ में थी वो जनता के हाथों में दे दिया गया, नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। उसके बाद है राजवंशीय झंडा की जगह जो राजवंशीय झंडा थे वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा को लाया गया। नेपोलियन के योगदान में इन सभी के जस्ट विपरीतार्थ कर देंगे, जो फ्रांस की कंडीशन में सुधार किया। इसके बाद है फ्रांस की को सुधार किया। उसके बाद है नेपोलियन के आक्रमण से लोगों में देशभक्ति जागने लगी। नेपोलियन ने जब उसके खिलाफ आक्रमण किया तो लोगों को जो है देशभक्ति की भावना जगने लगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि नवयुग को संदेश पहुंचा। जैसे ही नेपोलियन ने आक्रमण किया तो वहाँ के लोगों में नवयुग को संदेश पहुंचा और इटली और जर्मनी के एकीकरण की भी समस्या को दूर किया। सबसे बड़ी विशेषता खासियत यह रखा जाए तो नेपोलियन के सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की स्थापना की। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, नेपोलियन का पतन हो गया। पतन का मतलब हो गया नेपोलियन ने जो भी अच्छे कार्य किए होंगे या जो भी काम किया होगा उनका पतन हो गया। पतन कैसे हुआ, तो एक वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू का युद्ध 1815 में होता है, यानी वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में होता है। वाटरलू का युद्ध अब बात है किन किन पक्षों के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस की तरफ, इन दोनों में युद्ध हुआ वाटरलू। जबकि इस वाटरलू युद्ध का जो नेतृत्व है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख कर रहा था, यानी वाटरलू युद्ध का जो वाटरलू युद्ध का जो नेतृत्व है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख कर रहा था, जबकि फ्रांस के तरफ से नेपोलियन कर रहे थे। अंत में नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया।